यह नाम सुनकर के आपके दिमाग में क्या आता है? यानी कि वो देश जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग है, यानी कि ऐसा देश जिसकी उम्र सबसे कम है, यानी कि वो देश जिसकी 50% पॉपुलेशन की आबादी 25 साल से कम उम्र के नीचे वाले लोग रहते हैं। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2027 तक इंडिया पूरी दुनिया की $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्क फोर्स प्रोड्यूस करने वाला देश क्या एक बार फिर से वर्ल्ड लीडर बन पाएगा? कौन बनाएगा इंडिया को वर्ल्ड लीडर? ये सवाल आपके मन में आते होंगे। लोग कहते हैं दरअसल किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उसके युवाओं का बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है। दरअसल इसके लिए ही युवा ही मेन रोल प्ले करते हैं अगर किसी देश को आगे बढ़ने के लिए। क्या युवा इस टाइम के जो यूथ है, इंडियन यूथ, वो तैयार है इंडिया को एक बार फिर से वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए? उसके पास में वो स्किल्स हैं, उसके पास में वो नॉलेज है जिसकी वजह से वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर खड़ा कर सकें। दरअसल इन रिपोर्ट को देखिए, जिनको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट को देखें जिसमें से 80% इंडियन वर्क फोर्स जो काम करते हैं वो डिप्रेशन में हैं, वो मेंटल हेल्थ इश्यू से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हैं। 27% स्ट्रेस में जो प्रोफेशन में काम करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस है, वर्क को लेकर के लोड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसाइंस की डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति कहती हैं 15% ऐसे इंडियंस हैं जिनको सीरियसली मेंटल हेल्थ की बीमारियां हैं। इंडिया के अंदर हर साल 2 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो नए कस्टमर बन जाते हैं स्मोकिंग के। 40% ऐसे इंडियन हैं जो 12 से 16 साल की उम्र में ही एडिक्टेड हो जाते हैं पॉर्न वीडियो की इंटरनेट पे। एनएसओ की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया के अंदर 20 मिलियन से भी ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग हैं जिनकी आयु केवल 10 साल से 14 साल तक की है। काफ़ी खराब है अगर इनको हम ग्रोथ के कंटेंट पे देखें। अगर हम अनुमान के मुताबिक 2021 तक भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश हो जाएगा। तो ये जनरेशन वाई जो बेचैन है, बेताब है, करना चाहता है आसमान को अपनी मुट्ठी में और खुली आंखों से देखता है सपने, क्या भारत के लिए कोई नई इबारत लिख पाएगा? भारत की कहानी में कहाँ है भारत का? Report by the World Health Organization paints a sad story for India. The world's youngest population is also the most depressed, with over 5 crore people suffering from depression. Over 3 crore others are suffering from anxiety-related disorders, said the UN agency. These mental health issues are leading causes for over 2/3 of global इंफॉर्मेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये पता चला कि भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। सोचिए, एक जमाना था जब डिप्रेशन को बड़ों की बीमारी माना जाता था। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ बढ़ रहा है खतरनाक एडिक्शन। 2017 तक देश में करीब 300 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स थे, जिनकी संख्या 2018 के अंत तक बढ़कर 530 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन स्मार्टफोन यूजर्स में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मार्टफोन का एडिक्शन होता जा रहा है। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। कभी एसएससी का पर्चा लीक हो जाता है तो कभी आरआरबी, एनटीपीसी की डेट्स को लेकर युवाओं की नाराजगी होती है और सब सड़कों पर उतर आते हैं। इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन यूथ के साथ में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1, नॉट प्रॉपर गाइडेंस। अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट को देखें जिसमें 80 से 85% तक ऐसे यूथ रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि आगे करियर में क्या करना है। दरअसल हम एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि हम रटते चले जाते हैं चीज़ों को समझने की बजाय। कॉम्प्लेक्स अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को करने की बजाय हमको रटते चले जाते हैं और एजुकेशन को इस वाली डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। यानी कि एजुकेशन का मतलब ही ये हो गया है कि जॉब मिलना। अक्सर जब तक ये कॉलोनाइजेशन वाला सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम था कॉलोनियल ड्यूरिंग पीरियड का, वो उसका एक ही मकसद था कि इंडिया को किसी भी तरह से अत्यधिक उनको लेबर फोर्स क्रिएट करना। यानी कि अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ना बन पाए ताकि वो ब्रिटेन की अथॉरिटी को सब्जेक्ट कर सकें और उसको डायरेक्ट चैलेंज कर सकें, इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था। आज भी वही एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर अप्लाई
हो रहा है। यानी कि हम कहने को तो 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन मेंटल रूप से आज भी हम ब्रिटेन के गुलाम हैं। हमको हमारे पेरेंट ये भी हक नहीं देते, ये भी चॉइस नहीं करने देते कि आपको करियर में ये करना है। उनके ऊपर पार्टिकुलरली एक थीम स्टूडेंट के ऊपर थोप दी जाती है कि यही करना है, यही करना है। ये सोसाइटी का ट्रेंड है। हर किसी के अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग स्किल्स रहती हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। यानी कि पता चलता है कि एक इंजीनियर ऑफिस के अंदर काम तो कर रहा है, लेकिन वो उसको बनना कुछ और चाहता था, करना कुछ और चाहता था। वही ऐसे इंजीनियर्स हैं जो काम मिलने के बाद भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। नंबर 2 पे आता है आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई लव। अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के देखें तो 59% ऐसे इंडियन यूथ हैं जिनको जो काम तो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन उसको किसी भी फील्ड में यूं ही ज़बरदस्ती थोप दिया गया है। यानी कि अगर एक बंदा ये चाहता है मैं ट्रैवल करूँ, ज़िंदगी में कहीं जाऊँ, कहीं घूमूँ, लेकिन ऑफिस का मैनेजर उसको काम से छुट्टी नहीं देता है ताकि वो घूम सके, बाहर दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। दुनिया इतनी बड़ी है यार, आप उसको उसी पार्टिकुलर जॉब के अंदर फंसा दिया गया है और अपनी चॉइस के अंदर न उसको जॉब मिलती है, जिसकी का कारण ये होता है कि वो आगे चल करके डिप्रेस, फिंगर और स्मोकिंग और बुरी जैसी लत और उनसे परेशान हो जाता है। आखिर में वो इस वर्ड को नहीं बोल सकता, लेकिन ये यूट्यूब इस वीडियो को बैन कर देगा, लेकिन आप समझ ही सकते हैं वो इस हद तक पहुंच सकता है। नंबर 3 पे आता है लोनलीनेस। अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की मानें तो इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। यानी कि हम एक ऐसा देश बन चुका है युवाओं का जिस सब कुछ अपनी टेंशंस में ही परेशान है, अपने करियर को लेकर के परेशान है। उनको ये तो रहता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको चैलेंजेस तो लेने ही पड़ते हैं। यानी कल क्या होने वाला है ये तो किसी को पता ही नहीं है। हम अपने जो एंशिएंट टेक्स्ट थी, भागवत गीता, रामायण, उनको पढ़ने की बजाय हमको गेम ऑफ थ्रोन्स और जो पायरेट्स ऑफ गेमिंग के बारे में ज़्यादा पता रहता है। अपने एंशिएंट टेक्स्ट्स वो इसी सिचुएशन से डील करती हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स के कैसे डील करें और उनसे बाहर निकल कर कैसे दुनिया को फेस करें, लेकिन हमने उनको पढ़ना छोड़ दिया है। और इसी वजह से लोनलीनेस का ये मतलब नहीं होता है अकेलापन। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोठरी या कहीं पे अलग कमरे में बंद कर दो, ये मतलब नहीं होता है। एक व्यक्ति जब भी लोनलीनेस, अकेलापन फील कर सकता है, उसके पास उसके चारों तरफ 10-12 लोग हैं, फिर भी उसको लोनलीनेस, अकेलापन फील हो सकता है। ये तो अपने माइंड पर डिपेंड करता है, माइंड प्रेशर कितना है काम को लेकर के, जिसकी वजह से वो लोनलीनेस, अकेलापन, वो कैसे एक इकोनॉमी इस देश के लिए बेहतर कर सकता है जो खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको अपने विचारों पर ही फोकस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा, डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। वो आगे चलकर हमारे देश को आगे बढ़ने में क्या योगदान दे सकता है, आप सोच ही सकते हैं। नंबर 4 पे आता है फैमिली प्रॉब्लम। दरअसल हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब भी चाइल्ड केयर बच्चे को पाल रहे होते हैं तो उनके ऊपर ऑफिस का वर्कलोड, घर की प्रॉब्लम, वो भी इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको कहीं जैसे तैसे करके उनको सिस्टम के अंदर जॉब मिल गई, लेकिन काम का इतना प्रेशर होने की वजह से पेरेंट को अपने आप के रिलेशंस को मैनेज नहीं कर पाते, जिसका असर देखने को मिलता है चिल्ड्रंस पर, उनके बच्चों पर। दरअसल जब माँ बाप में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट जाता है बच्चे की मेंटल इशू पे। यानी कि आप अगर किसी भी बच्चे को मजबूर कर सकते हैं, डरा धमका करके काम भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके मेंटल स्तर को आपने किस हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है आप ये सोच ही नहीं सकते। उसको फियर, और आपको ये लगता है कि आपको उसी स्थिति में अपने बच्चे को पहुंचा देते हैं जिसके बारे में आप गुजर रहे हैं। आप जिस पेन को फील कर रहे हैं वो आप कितनी भी बेटर एजुकेशन अपने चाइल्ड को देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसको आपने डेवलप, जो माइंड के बैड बिहेवियर से उनको डेवलप कर दिया है, वो उस बच्चे को एक दिन लेट डूबेंगे। दरअसल होता कुछ जो है, पेरेंट अपने वर्क फोर्स का लोड अपने बच्चे पे डालते हैं। जब कोई भी पेरेंट आते हैं ऑफिस से, उनको भी ये रूटीन पूरा बुरा लगता है। मैंने रिसेंटली आपको इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताई थी जिसके अंदर 58% ऐसे इंडियंस हैं जो काम करने के दौरान वर्क फोर्स में हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में, उन्हीं के बच्चे हैं। अब वो ऑफिस से आकर के, ऑब्वियस सी बात है, उसका गुस्सा बॉस का, ऑफिस के बॉस का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं, जिसकी वजह से वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। उनके क्रूड बिहेवियर, अकेलापन सा, और उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। नंबर लास्ट पे आता है सोसाइटी का एक इंडियन यूथ की लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल होता है। यानी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोल। ये भी बात एक ठीक ही है, लोगों के बारे में हमको सोच के चलना पड़ता है। अगर हमको सारी सिचुएशन को डील करना पड़ता है कि किस तरह से लोग हमारे बारे में सोचते हैं, और लोग प्रतिदिन आपके बारे में कमेंट करते हैं, इनको इग्नोर आप कर ही नहीं सकते। अगर इग्नोर आप करने लग गए तो आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं और एक मीनिंगफुल, पीसफुल लाइफ आप जी सकते हैं, लेकिन इनको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी कामयाब की बात मानी जाती है। मतलब सोसाइटी के अंदर
जो भी हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है दूसरे के बच्चे की, उसके बारे में जानना और उसकी टांगों को खींचना। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कुछ काम करने लग रहा है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको माँ बाप को डराएंगे, धमकाएंगे कि आपका बच्चा ये कर रहा है, इस करियर में कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम रियलिटी है, ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। उसको उसके करियर के साथ में आगे पढ़ने नहीं देंगे और उसको खींच करके उसी फील्ड में ले आएंगे जिस फील्ड में उनका बच्चा भी रो रो करके ज़बरदस्ती से कंपाइलेशन के साथ में चल रहा है। दूसरे को भी उसी फील्ड में डालने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ में, अगर आप देखेंगे कॉलोनाइजेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप गांव के देहाती बैकवर्डनेस हैं, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप स्मार्ट माने जाते हैं। अगर कहीं भी आप विदेश में स्मार्ट सिटी में जाते हैं तो सिटी के लोग गांव वालों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये तो एकदम से बैकवर्डनेस दूसरी तीसरी दुनिया के लोग हैं। जैसे इंडिया को तो और सारे वर्ल्ड में ट्रीट किया जाता है इंडियंस को, वैसे ही गांव वाले के लोगों को शहर के अंदर ट्रीट किया जाता है। मैं गांव वाला हूं, मुझे पता है कि आप अगर हिंदी बोलते हैं तो आपको ऐसे लोग देखने लगते हैं कितने बैकवर्डनेस हैं। अगर आप पेप्सी कोका कोला पीते हैं तो आप मॉडर्न हैं। अगर आप वहीं पे जूस, गन्ने का जूस और लस्सी पीने लगते हैं तो आप आउटडेटेड हैं, बैकवर्ड हैं और आपके पास में कोई भी असभ्य है। इस तरह से ट्रीट करना, इस तरह से नैरेटिव उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, वेस्टर्नाइजेशन की कॉलोनियों ने इस तरह से अपना स्ट्रक्चर, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए माइंडफुल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिसकी वजह से हम उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उनके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए लाखों करोड़ों लोग, हजारों मेंबर्स की टीम होती है, किस तरह से एक व्यक्ति के माइंड पे अटैक करके उसको अपना प्रोडक्ट बेचा जाए। लेकिन हमारे समझ में ये स्ट्रेटेजी नहीं आती है। वो इस तरह से माहौल क्रिएट करते हैं मॉडर्निटी के नाम पे कि आपको कुछ भी जहर बेच सकते हैं। यानी कि जिस पेप्सी कोका कोला को कई सारे देशों में बैन लगाया गया है, वहीं इंडिया के अंदर वो धड़ल्ले खुलेआम बिकती है। यानी कि गुजरात और राजस्थान के अंदर तो ऐसे इलाके हैं जहां गवर्नमेंट पानी नहीं पहुंचा पाती है, वहां पर पेप्सी और कोका कोला अपनी स्टोर और अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देती है। और वहीं पर देखिए इतने बड़े जहर टॉयलेट क्लीनर को ये आपको मॉडर्निटी के नाम पर बेचते हैं और सारा पैसा खींच करके, एक्सट्रैक्ट करके, यानी हमारी मेहनत की कमाई को खींच करके अपने देश में ले जाते हैं, बस थोड़े से लोगों को रोजगार दे करके। यही सब चीज में होने लग रहा है। अब आप देखिए कोई भी कल्चर डिपेंड करता है उसकी ज्योग्राफी पे। अगर यूरोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ 7 से 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, धूप पड़ती नहीं है, वहाँ पे 1-1 महीने हो जाते हैं, बंदे नहाते ही नहीं है, स्नान करते ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है उनको सेंट अपनी मजबूरी की वजह से यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम उनसे सीखेंगे तो राज किया है मॉडर्निटी के नाम पर और हमको सिविलाइज बनाने के नाम पर, वही इंपैक्ट हमारे माइंड में क्रिएट कर चुके हैं वो। हम उनसे सीख करके सेंट मारेंगे। आप इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पर सूरज 12 घंटे कम से कम 10, 11, 12 महीने निकलता है, लेकिन हमको उन्हीं से सीखना है और सेंट लगा करके उन्हीं जैसा मॉडर्न बनना है। अगर आप ये नहीं है, आप जो वेस्टर्न आइडिया हैं उनसे सीख सकते हैं, अच्छे आइडिया हैं, लेकिन उसमें भी बुरे आइडिया हैं। उनको कल्चर की वजह से ये चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी ही, उनको कल्चर की वजह से डोसा, पिज़्ज़ा ये खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे ये नहीं है, ये सब कल्चर है ही नहीं। उनके यहाँ पे वो जो जियोग्राफी का कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो दिन में 2 बार खाना पका सकें। उनके पास में ऐसी कंडीशंस है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, तो वो हफ्ते में, महीने में 1 बार खाना पकाएंगे, उसी को सड़ा गला करके खाते रहेंगे। लेकिन हमको फिर बेचेंगे क्या? हमको वही चीज़ को भी लौटा करके बेचते हैं वापस करके मॉडर्निटी और सिविलाइजेशन के नाम पर। ये इंडियन यूथ को समझ में नहीं आता है कि हम किस हद तक बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। अगर हम एक तरह से कॉलोनाइजेशन से, तो इंडिया 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी हम उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के विचारों से। ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई पढ़ ही नहीं पाता यार। इतना कॉम्प्लेक्स प्राइवेट स्कूल की फीस के अंदर हो चुका है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पेरेंट की यानी कि यार इंडिया के जो विलेजेस होते हैं उनके अंदर लगभग ऑन एन एवरेज बताऊं तो एक फैमिली करीब 50 से 60 हज़ार रुपये एवरी साल कमा पाती है। अब एक साल के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपये, उसी के अंदर घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सारे उसी के अंदर होते हैं। इतनी कैपेबिलिटी नहीं है किसी परिवार की। कम से कम 80% पॉपुलेशन की जो गाँव के अंदर रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएँ। वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं और एक घटिया से प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वो सरकारी से भी बुरे रहते हैं। वो उनके अंदर बस एक ही कंसेप्ट रहता है, यूथ के पास में एक ही काम बचता है, वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जहाँ पे 25 से 30 हज़ार उनको हर महीने की सैलरी मिलेगी, यानी कि 2-3 लाख रुपए हर साल पे वो कमा सकते हैं, जिससे उनकी जो फैमिली इनकम थी जो 50-60 हज़ार रुपये वो हर साल कमा रही थी, उससे तो कई गुना ज़्यादा है। इसलिए वो बेटर तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने को बेटर अपॉर्चुनिटी समझते हैं। मैंने कई सारे यूथ जो मेरे उम्र के लोग हैं उनसे बातें की हैं कि आप इस तरह से बुरी चीज़ों में, स्मोकिंग, पोर्न एडिक्शन, इस तरह की बुरी चीज़ों में क्यों अडिक्टेड हैं, तो उनका पता है जवाब जान करके आप भी चौंक जाओगे। दरअसल उनकी भी
उनका आपको भी लगेगा कि वो सही कह रहे थे। उनका कहना था कि हम पे फैमिली का इतना प्रेशर है, ना तो इनकम है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है उनको एक तरह से बिजनेस फंडे की तरह बना लिया है यार। हर कोई भी फॉर्म आता है 500-400 रुपये हर ओबीसी जनरल के स्टूडेंट को जमा करने पड़ते हैं, यानी साल में 5-6 फॉर्म आएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये तो फॉर्म भरने में ही चले जाते हैं। फिर आपको सेंटर जाएगा, वहाँ पे कितना खर्चा आता है यार। इतनी मिडिल क्लास फैमिली, गाँव के लोग, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, जिनको आप मिडिल क्लास तो कह ही नहीं सकते, मिडिल क्लास फैमिली उसे माना जाता है जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की सैलरी होती है, लेकिन यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये महीने की सैलरी हो पाती है गाँव के अंदर। तो आप उसको फॉर्म में ही इतने रुपये चले जाते हैं, वो खर्चा, उसको डिप्रेशन, फैमिली की प्रॉब्लम, बाप की बीमारी, इन सब की वजह से एक ही चीज़ में शांति मिलती है, वो है नशा या बुरी चीज़ें, जिसका उनका माइंड रुक जाता है और यानी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या तो वो सोच सोच के अपने बारे में एंजाइटी, फियर, लेस, जिसकी वजह से वो इनकेपेबल फील करने लगते हैं। यानी 25 से 30 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते वो किसी प्राइवेट जॉब को पकड़ते हैं, यानी 25 से 30 साल की उम्र तक वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन समझ सकते हैं 25 से 30 साल के बाद में वो क्या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, क्या स्किल डेवलप करेंगे, उनका करियर खुद ही बर्बाद हो जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जॉब्स क्यों क्रिएट नहीं कर पा रही है, जो मोदी गवर्नमेंट है वो जॉब क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही। वीडियो के अंदर तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि यूथ के पास में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम उसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं।